Good morning, students. Class A Social Science, Book Resources and Development. This is our second video of this chapter 2, naming land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. We read about two resources that are land and soil, and we ended up at the topic stating factors of soil formation. I hope you have read the chapter and hope you understood my explanation. Now we will continue the same with the heading stating degradation of soil and conservation measures. सॉइल कैसे डिग्रेड हो रहा है और उसको कंजर्व करने के लिए हम कौन से मेथड्स या मेजर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Soil erosion और depletion. Erosion means जहाँ soil की fertility to a limit ख़त्म हो जाती है, but depletion में it loses its fertility completely and it takes a lot of time to retain back. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. It's not only natural factors, human activities भी responsible हैं for the degradation of the soil. Here are some factors which lead to degradation, जैसे कि deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides, and floods. I hope you all know about these terms. If you have any queries, let me know in the feedback. Some methods of soil conservation are listed below. कुछ methods हैं यहाँ पे list जहाँ पे आप देख सकते हैं. There are around 7 methods which we can try for soil conservation. First one is mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मल्चिंग एक मेथड है जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, जो रोज़ होते हैं उनके बीच में जो स्पेस रहती है खाली जगह, उसमें हम एक लेयर लगा दें ऑर्गेनिक मैटर जिसका नाम है स्ट्रॉ. वो प्लेस कर देंगे तो इट विल हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. वो सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज मॉइस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट टू ग्रो. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सेकेंड हम बात करें कॉन्टर बैरियर्स. स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टर्स. Trenches are made in front of the barriers to collect water. स्टोन्स, ग्रास और सॉइल को यूज़ करके हम एक बैरियर यानी जो एक बाउंड्री टाइप होते हैं ना, एक लेवल, आउटर लेवल कवरेज बनाते और उसके थोड़े से लोअर लेवल पे हम ट्रेंचेस यानी कुछ जैसे खड्डा होता है ना, आप ट्रेंचेस समझ सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा जब वॉर होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो ऐसे गड्ढे बना कर रखते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए, जो थोड़ा सा ग्राउंड से लो लेवल पे होता है. ओके, सो सिमिलरली वो ट्रेंचेस में बनाए जाते हैं कि बैरियर्स के आगे, सो दैट एक्स्ट्रा वाटर जो सॉइल से फ्लो होके बाहर आएगा वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ सॉइल के पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर. सो वी विल नॉट लूज द सॉइल. थर्ड मेथड आपको बताती हूँ, दैट इज़ रॉक डैम. रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. जो लैंड होता है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनके एक आउटर में यानी बाउंड्री लेवल पे या कहीं भी रॉक्स पाइल अप यानी रॉक्स एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे जो वाटर का फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है. क्योंकि वाटर अगर फास्ट फ्लोइंग आ रहा है, बहुत फोर्स में आएगा, तो वो अपने साथ सॉइल को भी कैरी करेगा और पता नहीं जहाँ पे वो पानी ठहरेगा वहाँ तक वो सॉइल को ले जाएगा. तो पर्टिकुलर जहाँ से वो एक्सेसिव फोर्स में फ़्लो हो रहा है वहाँ के सॉइल को वो रिमूव कर देगा. और जो छोटी छोटी जो नहरें होती हैं स्ट्रीम्स टाइप, उनमें अगर पानी एक्सेसिव भर जाएगा तो हो सकता है कि फॉर अ टाइम बीइंग जो उसमें सॉइल है वो काफ़ी देर तक उसमें रह के शायद ख़राब हो जाए और इट कैन बी वॉश्ड अवे ईजिली. द फोर्थ इज़ टेरेस फार्मिंग.
Broad, flat steps or terraces are made on the steep slope so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. जो हिल्स होती हैं स्टीप स्लोप्स की, जैसे मैंने आपको बताया था, एकदम ऐसे लगता है जैसे जो हिल है वो हिल्स हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हैं. उनकी जो स्लोप है वो स्लांटिंग नहीं होती है. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीबडी टू क्लाइंब ओवर इट ईजिली और गेट डाउन ईजिली फ्रॉम इट. सो वहाँ पे जैसे हम स्टेप्स होती हैं हमारी घर में, स्टेयरकेस होती हैं, सिमिलर वे में आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये टेरेस फार्मिंग शो कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे स्टेयरकेस बना हुआ है. ये बनाया जाता है. इसका एक बहुत प्लस पॉइंट आप कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब वाटर फ्लो हो रहा है, अगर अपर लेवल से वाटर फ्लो होते होते नीचे आ रहा है तो इट इज़ नॉट गेटिंग वेस्टेड, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा सभी जो लेवल्स हैं टेरेस फार्मिंग के उन सब में वो एडअप हो जाता है. इस तरह हम सॉइल को कंजर्व कर लेते हैं. वी डोंट वेस्ट द सॉइल. नेक्स्ट हमारा है इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. यानी एक ही फील्ड में हम डिफरेंट रोज ऑफ क्रॉप्स ग्रो करें, यानी ऑल्टरनेट. अगर फर्स्ट रो में एक क्रॉप है, सेकेंड रो में दूसरा क्रॉप है, अगेन थर्ड रो में वो फर्स्ट वाला क्रॉप है, एंड सिमिलरली इन दिस ऑल्टरनेटिव वे वी सो द सीड्स. लेकिन हम उन्हें डिफरेंट टाइम्स में करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम में करते हैं, सो दैट जो सॉइल है वो रेन वॉश की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए. इट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड. द नेक्स्ट मेथड इज कॉन्टर प्लाउइंग. प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. जैसे हमने टेरेस फार्मिंग के बारे में पढ़ा तो कॉन्टर प्लाउइंग भी ऐसा ही होता है, इसी तरह का है ये, लेकिन नेचुरल है, जो नेचुरल एग्जिस्टेड है, यानी ये नेचुरली फॉर्म्ड है, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं खुद से. तो ये भी टेरेस फार्मिंग की तरह जो वाटर का फ्लो है उसे स्लो डाउन करता है एंड प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड. नेक्स्ट इज आवर शेल्टर बेल्ट्स. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो कोस्टल एरियाज़ हैं और ड्राई रीजन जहाँ पे सूखा है यानी पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, रोज और ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. विंड के मूवमेंट को चेक करने के लिए एक लाइन से ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है सो दैट जो सॉइल का कवर है उसे प्रोटेक्ट किया जाए. यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. ये जो 7 मेथड्स हैं हमने पढ़े अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, मैं इस वीडियो के एंड में इनकी पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी. आई होप पिक्स को देखकर आप इजीली समझ पाएंगे कि ये मेथड क्या है. नेक्स्ट रिसोर्स इज द वाटर. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. हमारा अर्थ 3/4 लेवल पे वाटर से कवर्ड अप है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर प्लानट. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 million years back. कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन काल में ओशंस में लाइफ की शुरुआत हुई थी अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. आज भी जो ओशंस हैं दे आर कवरिंग 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दे आर सपोर्टिंग अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. यानी ओशंस के बिनिथ में, नीचे गहराई में आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे. ओशन वाटर इज़ सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्योंकि ये सॉल्टी होता है इसलिए हम ह्यूमंस के यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है दैट इज़ ओनली 1% ऑफ 2.7, जिसमें से 70% जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. इन जगहों पे ये 70% लेवल पे पानी ठहरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स
और इनकी जो लोकेशंस हैं इन तक पहुंचना बहुत इजी नहीं है. So only 1% of fresh water is available and fit for human use. जो सोर्सेज हैं अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर वो हैं ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जैसे रिवर्स एंड लेक्स, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. वी ऑल नो वाटर बहुत प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ पे, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ये ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसकी जो वॉल्यूम है वो जैसी है वैसी ही रहेगी. हाँ, इसकी जो क्वांटिटी है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट मोशन, क्योंकि पानी हमेशा रनिंग मोशन में ही हमने देखा है मैक्सिमम. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again. जो साइकिल हमने समझी है वाटर साइकिल, हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है. दैट इज़ थ्रू द ओशंस, एयर, लैंड और वापस उसका वहीं तक आना. जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है वो है इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ. This, as you already know, is referred to as the water cycle. Moving on to our next page, page number 14. Have a look here. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing. हम पानी सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं. इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, increasing population, rising demand for food and catch crops, increased urbanization and rising standard of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution. बढ़ती population, उसके साथ हमारी demands for food and catch crops, जो migration हो रहा है villages to city, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा रेज हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो कम होती जा रही है. या तो पानी ड्राई अप हो रहा है या वो पोल्यूट हो रहा है. आप इस टेबल में देखिए क्या मेंशन्ड है. एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. ये एक एवरेज कैलकुलेशन है कि सिटी में रहने वाला एक एवरेज इंडियन, he or she is using 150 liters of water every day. इसका एक डेटा प्रेजेंट किया गया है. ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर्स, फॉर कुकिंग 4 लीटर्स, बाथिंग 20, फ्लशिंग 40, वॉशिंग क्लोथ्स 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 and gardening 23. That makes a total of 150. Problems of water availability. There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. ये वर्ल्ड वाइड कुछ प्लेसेस के नाम हैं जहाँ पे दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई. कुछ कंट्रीज़ जो जोन्स यानी क्लाइमेट जोन्स पे सिचुएटेड हैं उनकी लोकेशन दैट लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम लेवल पे या बहुत कम क्वांटिटी पे अवेलेबल है. सो दे आर रियली फेसिंग दिस प्रॉब्लम. ये जो रीज़न है वाटर शॉर्टेज का, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी जो पूरे साल में जितनी बारिश होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण ये एक रीज़न है स्कैसिटी ऑफ वाटर. ये इसका एक और कारण भी है, दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस. पानी का गंदा होना, पोल्यूट होना इज़ अनदर मेजर रीज़न दैट लीड्स टू स्कैसिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई. लेट्स डिस्कस ओवर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो इट इज़ अ वेरी वाइटल रिसोर्स विच वी ऑल नीड टू सर्वाइव. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution makes it unfit for use. ये renewable resource है लेकिन इसका overuse और इसका pollute होना is unfit for the use. हम इसे use नहीं कर सकते.
कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड स्वीज, यानी नालियों का प्रॉपर सफाई ना होना, एग्रीकल्चर फील्ड में केमिकल्स जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसकी वजह से पानी भी गंदा होता है, प्लस जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल्स वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं और उन्हें गंदा करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये पोल्यूट करते हैं वाटर को उन कंटेंट से जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकते और दे रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, ईजिली हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है, क्योंकि जो बारिश का एक्सेस पानी अगर हम सोचें कि वो एक्सेस लेवल पे फ्लो हो रहा है विथ फोर्स, देन फॉरेस्ट आर गिविंग इट अ पॉज, वो उन्हें होल्ड करने में सक्षम है और अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होते और लैंड खाली होता, ओपन होता, तो जो वाटर है वो इजीली हमारे लैंड को ख़राब कर देता, या फिर जितना भी सॉइल हमारे उस लैंड पे या अर्थ पे प्रेजेंट होता उन सबको इरोड कर देता। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड हैव दिस फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर टू हेल्प अस इन रिप्लेनिशिंग आवर अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। हमें वाटर को होल्ड यानी कंजर्व करके रखने के मेथड्स पे फोकस करना होगा। जो कैनल्स लाइंड अप हैं वाटर इरिगेशन के लिए, हमें ध्यान देना है कि उसमें किसी तरह का लीकेज नहीं हो, यानी उसमें किसी तरह के पोर्स नहीं हो जिससे जो वाटर है वो लूज़ होता रहे। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। कई बार एक्सेसिव पानी हम फील्ड्स में डाल देते हैं, वो इवापोरेट होके ख़त्म हो जाता है एंड इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द क्रॉप्स। सो स्प्रिंकलर्स आर वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवमेंट में वर्क करते हैं, बट दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, लाइक it's working like a shower, you can say. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. जो ड्राई रीजन्स हैं जहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, ईजीली अवेलेबल नहीं है और पानी बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाता है, वहाँ पे ये ड्रिप यानी ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूज़फुल है। धीरे धीरे पानी प्लांट्स में या क्रॉप्स में या सॉइल को जो रिक्वायर्ड है वो मिल भी जाता है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग इवापोरेटेड ईजिली। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज means of irrigation. We have to be very careful because these all resources are very important. हमने जो फर्स्ट वीडियो और आज की वीडियो में पढ़ा, the 3 sources which are land, soil and water. Today I'll end up here and I would request you that you go through the chapter thoroughly. If you need to recall your chapter, have a look at the first video along with the second video to understand the chapter accordingly. Please underline these points because जब आप रिविजन के टाइम में for examination when you need to revise the chapter, you can have a look at these highlighted points जो आप underline करके रखेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको रिविजन करने में ये easy हो जाएगा. So just do it the way I have did. Thank you class for today.